पॉइंट आज हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो वेरिएबल्स एंड जो डाटा टाइप्स मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हम डिफरेंट टाइप्स का जनरली डाटा एंड इनपुट कर सकते हैं व असाइन कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर। तो सबका मुझे लग रहा है इक्लिप्स अच्छे से चल रहा होगा, कोई भी इशू नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना सबका? ओके ठीक, सही चल रहा है तो ठीक है। क्योंकि इक्लिप्स आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, इंटेलेज आईडीई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। कॉम डॉट डाटा इनपुट डॉट जावा। मैं प्रीवियस क्लास में स्कैनर के बारे में बताया था। यस, मैंने बता दिया था स्कैनर कैसे यूज़ करते हैं। नहीं, स्कैनर क्लास क्या है एंड कैसे यहाँ पे इनपुट होता है। ओके, तो आज हम थोड़ा सा डाटा के ऊपर देखेंगे कि क्या टाइप का डाटा हम इनपुट कर सकते हैं। किस टाइप का, जैसे इंटीजर हो गया, उसमें किस टाइप का डाटा इनपुट हो सकता है। इनपुट, ओके। अगर आपका यहाँ पे कोई भी नाम गलत हो गया है तो आप यहाँ पे रीफैक्टर में जाके उसको रीनेम कर सकते हो। क्लास हो गया या पैकेज हो गया, कोई भी नाम अगर मतलब गलती से टाइप हो गया या कुछ एरर हो गया तो आप यहाँ पे कर सकते हो वो चीज़। ये पूरा प्रोजेक्ट पैकेज के अंदर पूरा चेंजेस हो जाएगा जहाँ जहाँ पे उसी नेम को इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो पहला चीज़ हम कुछ इनपुट मतलब डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे बाइट हो गया। ठीक है, बाइट ए मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एंड बाइट आपका किस पर्टिकुलर टाइप के अंदर जा रहा है, इंटीजर। ओके, एंड इंटीजर टाइप के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बाइट में यहाँ पे कुछ डाटा इनपुट डिक्लेयर किया। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद बाइट के बाद आप अगर इंट शॉर्ट देते हो, ये सारा इंट के रिलेटेड है। ठीक है, शॉर्ट। उसके बाद आप इंट देते हो सी, जो कि आपका यहाँ पे इंटीजर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लॉन्ग देते हो डी। ठीक है, ये लॉन्ग। ओके, हम यहाँ पे एल क्यों प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग में आप देख सकते हो नंबर किस तरह का है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, एंड उसको आइडेंटिफाई व रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको एल देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद फ्लोट ई इक्वल टू, आप यहाँ पे फ्लोट का मतलब फ्रैक्शन में लिखोगे। ठीक है, आप यहाँ पे एफ दे सकते हो, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज ए फ्लोट, एंड डबल अगर लिखते हो डी दोगे, एफ इक्वल टू। ओके, तो ये हो गया आपका डबल। अभी मैं जो भी इनपुट किया, मतलब सॉरी इनिशियलाइज किया। ओके, मैंने इनपुट तो नहीं किया हूँ, इनिशियलाइज किया, उसको मैं डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा। तो यहाँ पे SYSOUT सिस्टम आउट प्रिंटेड। तो उससे पहले मैं कैरेक्टर का भी एक ले जाता हूँ, कैरेक्टर CH, तो ये सिंगल कैरेक्टर होगा। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। अगर मुझे एक से ज़्यादा कैरेक्टर इनिशियलाइज और डिक्लेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग क्लास यूज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग इज ए क्लास, हमेशा याद रखना जावा में अगर आपको कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिक्लेयर करना है व इनपुट भी लेना है तो दैट इज द डिफाइंड डाटा टाइप इज ए स्ट्रिंग। आपका डिफाइंड डाटा टाइप जो रहेगा स्ट्रिंग रहेगा। एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का एस इक्वल टू डबल कोट के अंदर क्वाटी मैंने डिफाइन किया, उसके साथ कीपैड। ठीक है, मैंने डिक्लेयर किया, तो ये जनरली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करूँगा ए। ठीक है, कॉमा सॉरी प्लस, उसके बाद मैं स्पेस दूंगा, उसके बाद मैं फिर से प्लस, उसके बाद बी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसी तरह का ई, एफ,
जी ओके, एफ है, उसके बाद जी नहीं, सॉरी, सी एच, सी एच, उसके बाद स्पेस, देन एस। ओके, हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रन करना है एंड चेक करना है सारा डाटा हमको सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। ओके, सारा डाटा हमको डिस्प्ले हो गया, तो समझ में आ गया। तो अगर मैं ये जो वेरिएबल्स है जो राइट साइड में आपने जो इनिशियलाइज किया है, दीज आर कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स मतलब 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, दीज आर द कॉन्स्टेंट। किस टाइप का कॉन्स्टेंट है, अगर आप जो भी टाइप यूज़ कर रहे हो, जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, दीज आर बिलोंग्स टू द इंटीजर टाइप कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो आप बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है ना, ये जनरली इंटीजर टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट है। किस साइड का, राइट साइड का मैं बोल रहा हूँ, नॉट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आपका वेरी करेगा, जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है उसका वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए कोड एंड डिफरेंट स्टेप्स इट विल बी वेरी योर वैल्यू। ओके, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में मैंने दिखाया था कैसे एरिया ऑफ ए सर्कल का, तो उसका हम कैसे यूज़ किए थे, जो सर्कल का दिखाए थे ना, स्कैनर इनपुट करके कैसे हम करते हैं डिफरेंट टाइप का डाटा यूज़ करके। ये जो यहाँ पे आप इनपुट कर रहे थे, अगर वेरिएबल होता है आप डिफरेंट टाइप का डाटा वहाँ पे असाइन कर सकते हो, अगर कांस्टेंट हो जाता है तो आप असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने बताने का ये चीज़ है कि ये जो राइट साइड है ना, ये कांस्टेंट है, एक्चुअल कांस्टेंट है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है ना, ये जनरली क्या करेगा, डिफरेंट टाइप का डाटा होल्ड कर सकता है। तो ये कांस्टेंट जो है ना, आगे जाके चेंज भी हो सकता है। तो अगर मुझे चेंज नहीं करना है, मतलब कोई एक वेरिएबल का जो भी वैल्यू है मुझे चेंज नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, CONST, कॉन्स्ट, ये कीवर्ड है। ठीक है, कॉन्स्ट क्या है, एक कीवर्ड है जो अगर आप अप्लाई करते हो प्रीवियस, ओके, कोई भी वेरिएबल के पहले अगर अप्लाई करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जनरली होता है, जनरली आपका कॉन्स्ट का मेन टारगेट कि उसका वैल्यू चेंज ना हो पाए। ठीक है, ओके, आइडिया हो गया, कोई डाउट है? ओके, तुम्हारा तो नहीं है, बाकी जो यहाँ पे है प्रेजेंट है उनका क्या डाउट है कुछ? ओके, ठीक है। तो अगर मुझे जावा में कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है, कॉन्स्ट तो कीवर्ड एक है जो कि C++ में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फाइनल कीवर्ड। ठीक है, फाइनल का मतलब है जो भी आप डिक्लेरेशन की हो, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में उसको फिर से इनिशियलाइज करते हो, अगर कुछ नया डाटा असाइन करते हो, वो चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे देखो, अभी मैंने बाइट में कितना डाला, 10, अगर मैं यहाँ पे ए को फिर से मैं अपडेट करता हूँ आज 45, ठीक है, मैंने ए को फिर से अपडेट किया, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, इस तरह का एरर दिखाएगा। दिखाया क्या, दिखाया द फाइनल लोकल वेरिएबल ए कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक और नॉट यूजिंग ए कंपाउंड असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड इसको आप कभी इनिशियलाइज नहीं कर सकते अनदर टाइम, अगर एक बार फाइनल डिक्लेरेशन हो गया है तो ये चीज़ है आपका कांस्टेंट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मुझे कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई करना है तो इस तरह के कर सकते हैं। कॉस्ट कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। कॉस्ट जनरली क्या होता है ना, हम मोस्ट ऑफ द केसेस में C++ में यूज़ करते हैं जनरली, लेकिन ये जावा में हम यूज़ करते हैं फाइनल कीवर्ड। ओके, जो कि आपका डाटा चेंज नहीं करने देता। जैसे पाई हो गया, पाई आप प्रीवियस क्लास में देखे कि कैसे हम पाई का वैल्यू हम यहाँ पे 3.14, जो 14 ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या चेंज कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन के अंदर पाई का वैल्यू 3.141 और 14 ये चेंज नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स इन जावा, ऑपरेटर्स इन जावा। ओके, जावा के अंदर किस टाइप का ऑपरेटर्स आते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में C++ का सिमिलरिटी होते हैं,
ठीक है। जितने सारे ऑपरेटर सी एम सी प्लस प्लस में यूज़ होता है, जावा में भी वही सेम ऑपरेटर यूज़ होता है, पाइथन में भी वही सेम ऑपरेटर यूज़ होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑपरेटर में कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, 95% सेम ही आता है, कुछ एक दो चेंजेस होगा, ठीक है, दैट्स नॉट ए बिग थिंग, लेकिन जो भी होता है सेम ही होता है। तो अगर आप एक बार ऑपरेटर जावा में पढ़ चुके हो, अगर उसके बाद अगर आपने पाइथन या कोई दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो या पढ़ते हो फ्यूचर में, तो आपको सेम ही दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान से याद रखना कि क्या क्या टाइप का ऑपरेटर्स होता है। मोस्टली मैंने कैटेगराइज किया हूँ ऑपरेटर्स को 8 टाइप्स के अंदर, जो कि ऑपरेटर्स जो है ना 8 टाइप के अंदर मैं कैटेगराइज किया हूँ। तो पहला जो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है कंडीशनल, कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद क्या आता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या आता है? रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर। फिफ्थ में क्या आता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सिक्स्थ में क्या आएगा आपका? लॉजिकल ऑपरेटर। सेवन में क्या आएगा? बीटवाइज ऑपरेटर। 8 में क्या आएगा? मिसलेनियस ऑपरेटर। मिसलेनियस ऑपरेटर का मतलब है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स हैं, जावा के अंदर उसको नाम डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन बाकी सी सी प्लस प्लस में जाते हो तो वहाँ पे आपको स्पेशल ऑपरेटर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर करके सारा ऑपरेटर्स को एक जगह पे डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। मिसलेनियस के अंदर बहुत सारे आपका कॉमा ऑपरेटर आता है, ठीक है। कॉमा ऑपरेटर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कॉमा कैसे हम यूज़ करते हैं। एंड आपका यहाँ पे राइट शिफ्ट, ओके, मतलब ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन करके राइट शिफ्ट करके एक होता है, 3 ग्रेटर देन अगर आप देते हो, जो कि बीटवाइज ऑपरेटर के अंदर एक आता है राइट शिफ्ट, तो उसी केस के अंदर यहाँ पे मिसलेनियस ऑपरेटर के अंदर वो चीज़ आता है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, वो भी जनरली आते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ समझ में आ गया। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या ऑपरेटर जनरली आता है। तो यहाँ पे आपका पहला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लस क्या है, माइनस क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, देन मॉडुलस। आइडिया हो गया। उसके बाद ये था आपका अरिथमेटिक का। अभी नेक्स्ट आपका आता है ओके, तो नेक्स्ट आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, कॉलोन, कॉलोन आता है। इसको कभी कभी हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टर्नरी, ऑपरेटर। क्या क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर, बस टर्शियरी भी बोलते हैं, टर्शियरी और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, उसके बाद आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के आपका अंदर यहाँ पे आता है इक्वल टू, मोस्ट ऑफ द इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे हम और एक बात बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जनरली आपका जो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट के अंदर आपका आएगा इस तरह का, प्लस इक्वल टू, ये देखे होगे आपका कोडिंग अगर ऑलरेडी पढ़े होगे तो ये देखे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ओके, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, ओके, उसी तरह के राइट शिफ्ट इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, आप राइट शिफ्ट करते हो इक्वल टू, ओके, देन लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, बहुत सारा है।
इस तरह का, ठीक है। जितने सारे बीट वाइज ऑपरेटर है ये सारा यहाँ पे सपोर्ट करता है, ये सारा चीज हो गया। ओके, तो उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आपका क्या क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो ऑपरेटर आता है, जैसे हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दीज आर कॉल्ड एज ए रिलेशनल। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर ऐड होगा, इंस्टेंस ऑफ, दैट इज ऑल्सो कंपेरिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ओके, कंपेरिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन ए क्लास। तो देखो क्या क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, greater than equal to, less than equal to, not equal to, then equal to equal to। ये आप जानते होंगे बहुत सारे जगह पे यूज होता है। एंड उसके साथ और एक आता है इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, इंक्रीमेंट प्लस प्लस, इसको यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, डिक्रीमेंट यूनरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनरी, ठीक है, यूनरी भी बोलते हैं। लॉजिकल, लॉजिकल के अंदर क्या आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आप डाल सकते हो यहाँ पे क्या, लॉजिकल एंड और एक्स और, ठीक है, एक्स सॉरी, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एक्स और यहाँ पे बीट वाइज के अंदर एंड और नॉट, बस हो गया। दीज आर कॉल्ड ए लॉजिकल ऑपरेटर। मल्टीपल डिसीजंस अगर आपको कहीं पे लेना है, ठीक है, मल्टीपल डिसीजंस अगर आपको कहीं पे लेना है तो ये ऑपरेटर्स आपको देना पड़ेगा। मल्टीपल, अगर आपको मल्टीपल डिसीजंस कहीं पे लेना है तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो उसके बाद बीट वाइज के अंदर बीट वाइज एंड, बीट वाइज और, एक्स और, उसके बाद नेगेशन, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा बीट वाइज ऑपरेटर के अंदर आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कॉमा ऑपरेटर हो गया, एंड इस तरह का एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ऑलरेडी मैं ऊपर बता दिया था राइट शिफ्ट, ठीक है। एंड ये सारा चीज़ आपका जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करते हैं। एंड और यहाँ पे ओके, कॉमा एंड ये दोनों ही आते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर, ठीक है। हो गया आइडिया, फाइन। तो ये था जावा ऑपरेटर्स। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक ऑपरेटर का एक्चुअल काम क्या है, एंड कोड के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कोडिंग के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूशन कर पाते हैं हर एक ऑपरेटर का। तो नोट डाउन कर लो सब, जो भी यहाँ पे अभी देख रहे हो सब नोट डाउन कर दो, ठीक है। अभी हम चलेंगे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये क्या है, पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे एक पैकेज बना लेता हूँ। राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे, पैकेज, ओके। हमेशा स्टार्ट, अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर एक बार क्रिएट कर चुके हो तो उसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस बनाओ। कहाँ पे रख के, सोर्स फोल्डर के अंदर। अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज, ठीक है, इस तरह का कर सकते हो। या मल्टीपल पैकेजेस भी रख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस चाहते हो तो इस तरह का आपको स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉम डॉट ऑपरेटर डॉट जावा, एंड हमेशा नाम को थोड़ा सा ध्यान में रख के लेना है। आपका जो पैकेज का नाम है, ऑलरेडी जावा के अंदर जो पैकेज है वो भी कभी कभी सेम नाम होता है। तो अगर आप ठीक से नाम नहीं देते हो तो ये जो इक्लिप्स आप यूज़ कर रहे हो ये क्या करेगा,
आपका ज़्यादा प्रायोरिटी देगा आज कंपेयर टू बिल्ट इन पैकेजेस जो हैं। तो हमेशा इसीलिए थोड़ा सा मॉडिफाई, जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स लिख दिया एंड ओ को कैपिटल कर दिया। जनरली पैकेजेस के अंदर कैपिटल लेटर नहीं होता है, ये याद रखना। मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए मैं कैपिटल दे रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मॉल लेटर्स में ही होता है। ओके, तो उसके बाद राइट क्लिक, न्यू, न्यू, एंड यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूंगा, एक पैकेज के अंदर पहला होगा जो क्लास पर्टिकुलर अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, फंक्शन मैं हर एक पर्टिकुलर क्लास अलग क्रिएट करूंगा एंड उसका ऑपरेटर भी अलग होगा। ठीक है, तो पहला अरिथमेटिक के अंदर क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। तो यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर जो दो ऑपरेटर है आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कौन सा, ये डिवीजन एंड मॉडुलस। मैं इन दोनों के बारे में अभी बताता हूँ। तो सपोज आपने अभी क्या किया, 4 को डिवाइड किया 2 के साथ, ठीक है, 2 डिवाइड 4, देन यहाँ पे आपने रखा 2, जनरल जैसे डिवीजन होता है, तो यहाँ पे आया कितना, 4। तो अभी नीचे में क्या करता हूँ, रिजल्ट, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो अगर आपका इस तरह का कोई डिविजन्स होता है तो ध्यान पे रखना, अगर मुझे ये जो कोसेंट वाला चीज चाहिए तो ये कोसेंट को मुझे किस पर्टिकुलर ऑपरेटर यूज करूंगा तो कोसेंट मिलेगा, डिवीजन। क्या यूज करने से मिलेगा, डिवीजन अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे कोसेंट मिलता है, ये याद रखना है। एंड अगर रिमाइंडर यूज करता हूं, ठीक है, रिमाइंडर यूज करता हूं तो ये जनरली मोस्ट ऑफ द केस में मॉडुलस होता है। क्या होता है, मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड अ रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर, तो ये आपका याद रखना है, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। अगर आप कोई भी डिवीजन कर रहे हो, मुझे क्वोशेंट वाला पार्ट चाहिए तो आपको यूज करना है डिवीजन, सिंपल डिवीजन, एंड अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो 0। ओके, कैसे होता है, मैं आपको जब कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ा दूंगा थोड़ा सा, कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद मैं कुछ प्रोग्राम्स करूंगा एंड उस प्रोग्राम्स के अंदर ये ऑपरेटर्स को मैं यूज करूंगा, आप तो वहां पे देखो। ठीक है, थोड़ा सा अभी पेशेंस रखो। ओके, तो समझ में आ गया। अभी आपको मैं ओनली इसको रन करके दिखाता हूं कि क्या रिजल्ट आता है। सपोज मैंने ए में लिया इक्वल टू, सॉरी, इंट ए इक्वल टू, तो मैं ये क्या करता हूँ, क्लास लेवल पे डिक्लेयर करता हूँ। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। तो मैं क्यों अभी लोकल वेरिएबल के थ्रू करूँ, मैं कुछ इंस्टेंस वेरिएबल में करूंगा, कुछ स्टैटिक वेरिएबल में करूंगा एंड कुछ लोकल में करूंगा। तो आप लोग का भी उसी के हिसाब से प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड समझ में भी आ जाएगा कि मल्टीपल टाइम्स कोड लिखने के बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले स्टैटिक यूज करके करता हूँ, स्टैटिक इंट ए, ठीक है, स्टैटिक इंट ए एंड उसके बाद स्टैटिक इंट बी, हो गया। तो मैंने 2 वेरिएबल लिया एंड यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया। आप अगर स्कैनर चाहते हो तो स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हो, आपको पता है स्कैनर कैसे करना है एंड उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 ले जाता हूँ, इजी लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 2 लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ओके, अभी हमारा पहला जो है क्या, हमारा यहाँ पे जो पहला रहेगा एडिशन। ठीक है, तो SYSOUT, सिस्टम आउट प्रिंटल, इनको शॉर्ट में आप लिखोगे, उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार अगर देते हो पूरा ये क्रिएट हो जाएगा इक्लिप्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एडिशन, एडिशन ऑफ ए एंड बी, उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर एक पूरा ब्रैकेट दोगे, ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह का, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ए इंटू बी। उसके बाद क्या है, डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्यों एरर आ गया। ओके, ये बोल रहा है कि आप अगर डिवीजन निकाल रहे हो ना, तो उसको आप फ्लोट में या डबल में डिक्लेयर करो, नहीं तो लॉन्ग में डिक्लेयर करो, सही रहेगा। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन तो आएगा ना, तो मैंने दोनों को इंटीजर में डिक्लेयर किया है, तो इसलिए ये बोल रहा है कि ये तो ठीक है। पहले हम इसको इवेलुएट कर लेते हैं इन तीनों को, उसके बाद ये दोनों को करेंगे हम टाइप चेंज करके। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो क्या आता है, रिजल्ट आ गया। सही आया कि नहीं चेक कर लो। एंड मल्टीप्लाई करने से 12 आया, हो गया। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट रख देता हूँ। अभी नया ये जो कुछ डाटा चेंज करके, टाइप चेंज करके हम नया डाटा के थ्रू ये काम करेंगे। ठीक है, एरर दिखा देगा, ये एरर दिखा रहा है, इस वजह से मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा। 0.6.0f, तो यहाँ पे भी दे दो 6.0f, 2.0f। तो यहाँ पे आ जाओ, ये बाकी क्या करना है, फ्लोट करना है। ठीक है, फ्लोट, एंड नीचे वाला भी फ्लोट। ओके, तो अभी इसके बाद ये क्या बोल रहा है, ओके हो गया। एंड यहाँ पे डिवीजन लिखना है, लिख सकते हो, प्लस दे सकते हो, उसके बाद डिवीजन, ओके, कॉलन, उसके बाद SYSOUT, उसके बाद यहाँ पे मॉडुलस बाय रिमाइंडर, मॉडुलस। तो यहाँ पे क्या करना है, A मॉडुलस B। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो क्या आता है, रिटर्न आ गया। तो यहाँ पे 3.0 आया, समझ में आ गया होगा। 0.0 क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जनरली तो डिवाइड होने के बाद वहां पे क्वेश्चन में 3 आएगा, रिमाइंडर में आपका 0 आएगा। एंड फ्रैक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि ये फोर्स कर रहा है आपको, फ्रैक्शन में ये चीज करना है। तो यहाँ पे आपको इक्लिप्स अगर आईडी यूज करते हो, ये एक फायदा है। ठीक है, कि आपको अगर लगता है कि कहाँ पे कौन सा स्टेप में आपका अगर कहीं पे गलत हो रहा है ना, ये सारा चीज आपके दिमाग में भी फिट करके रखने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर देगा कि भाई आप यहाँ पे फ्लोट लीजिए, डबल लीजिए। उसके बाद आपको सोचना है कि हाँ, इसको अगर हमको फ्लोट लेना चाहिए या डबल लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। अगर ये चीज अगर आप सोच सकते हो तो हो गया। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो फंस जाओगे कि क्यों लेना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ओके, तो ये हो गया। तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर अभी कंप्लीट हो गया। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, कुछ डाउट है, किसी का कोई डाउट है, नहीं है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। तो अभी चलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। तो इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। एंड यहाँ पे जनरली अगर हम सिंथेटिकली जाएंगे तो 3 पार्ट्स होता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक्चुअली 3 पार्ट्स क्या होता है। अगर आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हो, इसका एक आपका 3 पार्ट आएगा, 3 सेगमेंट। क्या क्या 3 सेगमेंट आएगा, तो पहला आएगा यहाँ पे आपका कंडीशन, पहला सेगमेंट में आएगा कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपका उस कंडीशंस के बेसिस पे आपका 2 स्टेटमेंट आएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट एंड एक फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एक ट्रू कॉलन फॉल्स। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट आएगा। एंड आप सोच रहे हो सर ये जो 2 स्टेटमेंट आया, तो यहाँ पे 3 क्या आया, देखो कंडीशन हो गया एक, एंड ये सेपरेट जो हुआ क्वेश्चन मार्क के थ्रू स्टेटमेंट के साथ। जो कंडीशन एंड स्टेटमेंट है जो सेपरेट हुआ, ये किसके किसके थ्रू हुआ, क्वेश्चन मार्क के थ्रू। तो स्टेटमेंट जो हुआ उसमें 2 पार्ट है, तो ट्रू एक पार्ट है, फॉल्स एक पार्ट है। तो याद रखना है ये चीज। तो ट्रू फॉल्स का मतलब है आप यहाँ पे जो भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट दिखाएगा, जो भी कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट दिखाएगा।
तो ये आपको याद रखना है कि कंडीशनल ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं या जो टर्नरी ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन मोस्ट ऑफ द यूज। एंड यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होगा तो दैट स्टेटमेंट जनरली ट्रू, ओके, तो ट्रू देन फॉल्स। तो अभी चलते हैं देखते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं। तो एक अनदर यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर, देखो मैंने किस तरह का लिख रहा हूँ, कंडीशनल स्पेस अंडरस्कोर ऑपरेटर लिख सकते हो, नहीं तो ओपी लिख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे, वो स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक इंट n इक्वल टू 6। तो मैं इसके थ्रू करूँगा क्या, तो देखो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कंडीशन बेस्ड करूँगा। तो कंडीशन क्या होगा, अगर मेरा ये जो n है, ठीक है, उसका अगर मॉडुलस निकालता हूँ 2 का, ओके, 2 के द्वारा डिवाइड करता हूँ और उसका जो मॉडुलस निकलेगा, अगर ये 0 होता है तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। अगर ये होता है तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगा SYSOUT, ऐसे करके आप लिख सकते हो, जिसको हम बोल सकते हैं इवन, उसके बाद कॉलन, देन SYSOUT, दैट इज कॉल्ड ए ऑड, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये क्या बता रहा है, देखो मल्टीपल मार्कर्स आर दिस लाइन, ठीक है, एंड ये ब्रैकेट सिंटैक्स एरर, इंसर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एक्सप्रेशन टू कंप्लीट दिस एक्सप्रेशन। ये बोल रहा है कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर देके ये काम करो, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करना है, तो जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक लूंगा बुलियन, क्या लूंगा, बुलियन, बुलियन करके बी ले जाता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे बी इक्वल टू करके करूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है मैं इसको हटा दूंगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, ट्रू दूंगा, ठीक है, सॉरी ट्रू मतलब यहाँ पे आपका स्मॉल लेटर में होगा, पाइथन में कैपिटल होता है, ठीक है, तो दोनों एक साइड में हो रहा है तो इस वजह से फॉल्स हो गया। अभी देखो एरर चला गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो जैसे आपको अभी बताया कि एक कंडीशन है, एक ट्रू वाला है, एक फॉल्स वाला है। तो जो ट्रू वाला स्टेटमेंट है ये जनरली क्या करेगा, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो बी में असाइन करेगा, ठीक है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाला बी में असाइन करेगा। तो बी क्या है, एक बुलियन टाइप है, बुलियन भी एक टाइप है, मैंने आपको बताना भूल गया था, उसमें जो अभी इनिशियल स्टेज में जैसे मैं यहाँ पे इनपुट डाटा किया ना, यहाँ पे एक बुलियन भी है, तो यहाँ पे मैंने बताना मिस कर दिया था। तो एक बुलियन टाइप भी है। तो यहाँ पे देख लो बुलियन को कैसे यूज करते हैं। तो बुलियन का दो है, दो डाटा बोल सकते हो, एक 0 है, एक 1 है, ठीक है। अगर ट्रू होता है तो 1, अगर 0 मतलब फॉल्स, जैसे नॉर्मल होता है। तो अभी मैं कैसे यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ, जो मैंने नंबर दिया था वो यहाँ पे इवन है। तो देखो मैं नीचे क्या करूंगा, इफ करूंगा, इफ एक कंडीशन चेक करेगा। इफ क्या करेगा, एक कंडीशन चेक करेगा। क्या कंडीशन चेक करेगा, बी में जो आया है, ठीक है, इफ क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, बी में जो आया है ये क्या ट्रू है क्या। अगर बी में आया गया स्टेटमेंट ट्रू है तो यहां पे आप लिख सकते हो n इज द इवन नंबर, ठीक है, n क्या है, n इज ए इवन नंबर, इवन, n क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस n क्या है, एक इवन नंबर है, हो गया। अगर नहीं आया, एल्स वाला पार्ट भी है, ठीक है, एल्स वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको SYSOUT, तो यहाँ पे क्या लिखना है, n प्लस ऑड नंबर, ठीक है। तो n एक इवन नंबर, n इज द ऑड नंबर। समझ में आया मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो बुलियन एक डिक्लेरेशन किया b, एंड उस बुलियन में आपका इधर ट्रू नहीं तो फॉल्स, कोई भी एक स्टेटमेंट आ सकता है। अगर ट्रू आता है तो स्टेटमेंट को इस तरह का प्रिंट करो, एल्स होता है तो स्टेटमेंट को इस तरह का प्रिंट करो, ठीक है। आइडिया हो गया बुलियन का यूज कैसे कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स के केस में अगर आपको लेना है तो इस तरह का कर सकते हैं। तो अभी हम कोड रन करते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या आएगा।
अगर मेरा ट्रू रिटर्न करता है तो ठीक है, फॉल्स होता है तो आपका आएगा ऑड नंबर। आ गया 6 इवन नंबर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 देता हूँ, 7 देता हूँ तो क्या आएगा, देखो चेक करो क्या आ गया, 7 इज द ऑड नंबर। फिर से अगर मैं यहाँ पे 11 देता हूँ तो 11 भी क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। आया, 11 क्या है, ऑड नंबर है। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। और एक हम यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे और एक लेता हूँ, यहाँ पे n था, ठीक है, जो n में था मैं इसको थोड़ा सा और एक करता हूँ बुलियन वाला। तो यहाँ पे b इक्वल टू, अगर मेरा n ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, n मेरा ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, दो लिखो, जैसे ट्रू एंड कॉलन फॉल्स। ठीक है, तो अभी नीचे आ जाओ, इफ ब्रैकेट के अंदर अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है, कैसे, b को इक्वल टू ट्रू करता हूं, अगर मेरा रिटर्न करता है तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, n प्लस, तो यहां पे आप लिखोगे n इज ग्रेटर देन 10, ओके, इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो एल्स लिखोगे, n प्लस नॉट ठीक है, हो गया, n इज नॉट ग्रेटर देन 10। आइडिया हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने दो तरीके से यूज किया हूँ बुलियन को, एक कंपेयर कर रहा है ट्रू फॉल्स के थ्रू, एक चेक कर रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन है या नहीं। यस, 11 इज अ ऑड नंबर, 11 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो आप लोग ये जो कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके साथ भी और एक ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। कंडीशनल ऑपरेटर तो यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने ऊपर यूज किया, मॉडुलस है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ। उसके बाद नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक है इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू साइन है एंड यहाँ पे ग्रेटर देन है। ये कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर। देख रहे हो, विदाउट रिलेशनल ऑपरेटर हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे ऊपर होगा या नहीं होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे जितने सारे रिलेशनल ऑपरेटर है, आप लोग क्या करोगे, इस तरह का कंडीशनल ऑपरेटर में यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक कर दिया, अब बाकी आप लोगों को करना है। तो मैं एक पर्टिकुलर रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर में करके दिखा देता हूँ। तो उसके बाद कौन सा ऑपरेटर था, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैं पहले रिलेशनल कर देता हूँ, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया रिलेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस वेरिएबल यूज करूंगा, इंस्टेंस। तो जानते हो इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिलेशनल इक्वल टू न्यू ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी इस ऑब्जेक्ट को यूज करके मैं एक्सेस करूंगा ए को, ठीक है, एंड इनिशियलाइज भी करूंगा, r डॉट ए इक्वल टू 56 हो गया। अभी यहाँ पे करना क्या है, अभी यहाँ पे हम एक बुलियन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, एंड इस बुलियन के थ्रू क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे, जिस तरह का कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर में हम यूज किए। जैसे यहाँ पे हम देंगे इक्वल टू दे सकते हो, नॉट इक्वल टू दे सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू दे सकते हो, कोई भी एक दे सकते हो चेक करने के लिए। यहाँ पे r डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 56 है क्या,
है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। इफ अगर मेरा बी, उसी सेम स्टेटमेंट लिखना है, ट्रू, देन SYSOUT, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो R.A प्लस EJ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है, एल्स उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 56 के ऊपर नहीं है, उसके नीचे, जैसे 50 हो गया, 55 हो गया, इस तरीके से क्या लिखना है, इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, R.A प्लस इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको मैं अभी रन करता हूं। बस 56 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे 56 है, मैं यहाँ पे 55 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जगह 55 हो गया, तो यहाँ पे 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 56। कंडीशन ट्रू हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, फॉल्स वाला आएगा। तो फॉल्स वाला कहाँ पे असाइन होगा, बी में असाइन होगा। फॉल्स वाला जो है ना, ये बी में डायरेक्टली असाइन होगा। एंड ये बी क्या वैल्यू स्टोर किया, फॉल्स वैल्यू। एंड अभी उसी फॉल्स को, मतलब यहाँ पे आपका कंडीशन क्या होगा, फॉल्स इक्वल टू ट्रू, ऐसा लिखा है कि नहीं, फॉल्स इक्वल टू ट्रू। ये चेक करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड राइट साइड सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वल के हिसाब से। इक्वल क्या बोल रहा है, इक्वल, डबल इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन, दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो एल्स में जाएगा। तो इफ का काम क्या है, चेक करना है। इफ का काम है चेक द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरा एक अनदर पार्ट है इफ का, दैट इज कॉल्ड ए एल्स पार्ट, एंड एल्स में आएगा, प्रिंट करेगा। दैट्स इट, सिंपल तरीका। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूं एंड इसको रन करता हूं। ठीक है, 55 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू। आगे आइडिया? तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलेशनल ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। हो गया आइडिया? तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को, एंड इसके अंदर हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट भी करेंगे एंड ये सारा चीज। ठीक है, एंड ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड और भी बहुत सारा, जैसे बिट वाइज के अंदर हम करते हैं सारा। ये जो जैसे यहाँ पे आ जाएगा एंड इक्वल टू, और इक्वल टू, और इक्वल टू। ठीक है, ये सारा चीज आपका है बिट वाइज का। ठीक है, तो हम नॉर्मल करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर, हम ये सारा चीज बताऊंगा फिर से। ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर में और क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल असाइनमेंट। पहले समझ लो असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे डाला असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने यहाँ पे डाला क्या, जस्ट लाइक आप बोल सकते हो, मैंने एक वेरिएबल लिया a, इसमें डाला 5। तो a अभी क्या कर रहा है, अगर मैं प्रिंट करता हूं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, मुझे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे जाता हूं, a इक्वल टू 6 करता हूं, उसके बाद फिर से प्रिंट करता हूं, तो मुझे क्या प्रिंट करेगा, a का, बोलो क्या प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले 5 था, 5 प्रिंट किया, उसके बाद 6 हुआ, 6 प्रिंट किया। तो इसमें चेंजेस क्या हुआ, मतलब असाइनमेंट वेरिएबल क्या कर रहा है ना, जो प्रीवियस वाला वैल्यू था उसको ओवरराइट कर रहा है। ठीक है, असाइनमेंट का काम है जो भी डाटा आपका राइट हैंड साइड में होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करेगा। अगर यहाँ पे आपका, अगर राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन होता तो जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे b इक्वल टू,
यहाँ पे बनाता हूँ पाई, जैसे एरिया ऑफ ए सर्कल हो गया, क्या हो गया एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पी आई, तो यहाँ पे 3.14 इंटू आर, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है एक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर राइट साइड में क्या है, आपको इवेलुएट करना है, क्या करना है इवेलुएशन, लेफ्ट साइड में क्या है रिजल्ट। तो राइट हैंड साइड में जो इवेल्युएशन होगा ड्यू टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हेल्प करता है उस रिजल्ट को जो राइट हैंड साइड में इवेल्युएट हुआ, जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम फॉर्मूला यूज किए, जैसे एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है, तो वो जनरली क्या हुआ हम उसको एक्सप्रेस्ड कर दिए, आर का वैल्यू देंगे, ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट है वहाँ पे 3.14, तो ये सारा चीज कैलकुलेशन होने के बाद ड्यू टू असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड से लेफ्ट साइड असाइन होता है किस ऑपरेटर के वजह से, इक्वल टू। अगर इक्वल टू नहीं होता, हमारा जो एक्सप्रेशन वाला जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, ये जनरली इनकम्प्लीट होता। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे इस एक्सप्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ, याद रखना एक्सप्रेशन इज ए collection of operators and operands। ठीक है, क्या है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स है, एक्सप्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ये हमेशा दिमाग में डाल देना एक्सप्रेशन क्या है। एंड ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल टू क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड में जब इसको रिजल्ट मिल रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर रहा है ड्यू टू असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। अगर आप यहाँ पे सोच लो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता तो आज के डेट में एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना एंड उसको रिजल्ट में एंड जिस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करना डिफिकल्ट हो जाता। अभी आपने देखा ना कैसे मैंने कंडीशनल ऑपरेटर में पहले क्या किया था, एक सिंगल लाइन पे लिख रहा था। एक्चुअली C++ में ना कंडीशनल ऑपरेटर को वैसे उस तरह का लिखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, लेकिन अगर मुझे जावा में अगर मुझे करना है तो मुझे चेंज करना पड़ा, मैं उस तरीके से लिख नहीं सकता, एक बुलियन को डिक्लेयर करना पड़ा, इक्वल टू साइन देना पड़ा, आपका कंडीशन जो भी ट्रू और फॉल्स आया वो पहले ट्रू फॉल्स को असाइन किया, उसके बाद मैंने चेक किया, उसके बाद आपका रिजल्ट शो किया। तो यहाँ पे अगर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता हम कभी भी इवैल्यूएशन नहीं कर पाते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड हम जो भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो नाम है वेरिएबल, अगर उसका वैल्यू चेंजेस हो रहा है ड्यू टू असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से वो वैल्यू चेंज कर पाता है। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। तो अभी हम एक कोड करके बताऊंगा कैसे स्वैप करना है, दो नंबर को स्वैप करना है यूजिंग सी, मतलब यूजिंग थर्ड वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल यूज करके करना है एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे हम चलते हैं कोड के अंदर, डायरेक्टली हम यहाँ पे राइट क्लिक न्यू, तो यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं एंड एक यहाँ पे देते हैं असाइनमेंट अंडरस्कोर ओपी। म्यूट कर दो, किसका अनम्यूट है उसको म्यूट कर दो। ओके, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम एक कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है यूजिंग, तो सारा चीज़ मैं स्टैटिक पे लेता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होता है। इंट a, b, c। ठीक है, तीन वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एंड तीनों को मैंने इनिशियलाइज भी कर देता हूँ 3। हाँ, ये दो में इनिशियलाइज किया, थर्ड में इनिशियलाइज नहीं करूँगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा मेन प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं स्वैप बिटवीन टू यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो कैसे करेंगे देखो, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो इनिशियलाइज हो गया है, इनपुट भी हो गया है, तो विथ यूजिंग एंड विदाउट यूजिंग। अभी हम पहले करेंगे विथ यूजिंग। ओके, विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल।
आ गया। मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्या है सबको पता है। देखो हमको करेंगे कैसे, एक लॉजिक है, ए का वैल्यू को एक थर्ड वेरिएबल में पहले असाइन करेंगे, उसके बाद ए का वैल्यू के अंदर बी का वैल्यू असाइन करेंगे, बी का वैल्यू के मतलब बी वेरिएबल के अंदर सी का वैल्यू असाइन करेंगे। तो पहले क्या करना है, ए का जो वैल्यू है, ए वेरिएबल का जो वैल्यू है हमको एक नया वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। तो पहला स्टेटमेंट लिखेंगे सी इक्वल टू ए, ये पहला स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी का कितना वैल्यू हुआ, सी हो गया 2 एंड ए हो गया, सी में कितना, हाँ ए हो गया 2, ठीक है, ए में 2 था, सी हो गया अभी 2। तो अभी ए का जो वैल्यू था, ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू था सी वेरिएबल के अंदर असाइन हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेंगे, अभी ए के अंदर हम बी का असाइन कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, ए के अंदर बी का असाइन करेंगे। कैसे, तो पहले ए के अंदर कितना था, 2 था, आपको प्री बिगिनिंग में देख सकते हो ए के अंदर 2 था। अभी ए के अंदर कितना आ जाएगा, सोचो, बी का कितना है 3, ए में आ जाएगा, एंड बी कितना है वही 3 रहेगा। ठीक है, ओवरराइट हो रहा है, पहले ए का जो 2 था ए वेरिएबल के अंदर, अब ये कितना हो गया, अपडेट हो गए 3 हो गया, क्योंकि बी का कितना है 3। उसके बाद सी या बी इक्वल टू ए, सॉरी सी, बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, मतलब बी का तो ए का तो अपडेट हो गया ए वेरिएबल का, अभी किसका वेरिएबल का अपडेट होना है, बी वेरिएबल का अपडेट होना है। बी वेरिएबल का अपडेट कौन करेगा, जो थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल के पास किसका डाटा है, ए का डाटा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ए का कितना था 2 था, तो अभी यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाएगा 2, बी वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा 2, एंड उसके साथ सी का भी 2। ऑलरेडी सी का 2 था, वही 2 रहेगा। तो हमको अभी प्रिंट करना है आफ्टर स्वैप, ओके, आफ्टर स्वैप कॉलम ए कितना है प्लस बी, ठीक है। तो यहां पे मैं और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूं ऊपर, बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप ए कितना है बी कितना है, ठीक है। तो अभी देखो, तो ये था विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी मैं रन करता हूं एंड चेक करो, हो गया। बिफोर स्वैप में कितना था 2 एंड 3, ए में कितना था 2, बी में कितना था 3, एंड आफ्टर स्वैप होने के बाद ए में हो गया 3, बी में हो गया 2। मतलब बी का जो डाटा था ए वेरिएबल में चला गया, ए वेरिएबल के अंदर जो डाटा था बी वेरिएबल के अंदर चला गया। गया कैसे, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल अगर नहीं होता है तो कैसे करेंगे, तो 2 फॉर्मूला है। अगर मेरे पास थर्ड वेरिएबल नहीं है कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बता देता हूं, अगर इसके बाद अगर फिर से आप कुछ ऑपरेशन करते हो, जैसे थर्ड वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में कर रहा हूं, ए का अभी अपडेट वैल्यू कितना है, ए का अभी अपडेट वैल्यू कितना है आप देख सकते हो नीचे 3 है, बी का अपडेट वैल्यू कितना है, बी का अपडेट वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्वैप करने के बाद फिर से क्या किया, फिर से मैंने स्वैपिंग किया। तो यहाँ पे आपको एक प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बिफोर स्वैप, फिर से यहां पे लिखोगे बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप इन, सॉरी विदाउट थर्ड वेरिएबल, ओके। इस तरह लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि सही तरीके से क्या हो रहा है। तो यहां पे आपको लॉजिक क्या लिखना है, 2 ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसको यूज करके हम करेंगे स्वैपिंग ए एंड बी का, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ए इक्वल टू ए प्लस बी निकालोगे पहले, उसके बाद बी इक्वल टू ए माइनस बी निकालोगे, उसके बाद ए इक्वल टू ए माइनस बी निकालोगे। इसके बाद फिर से क्या करना है, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट को लेके आ जाता हूं नीचे, ठीक है। आफ्टर रन करो एंड चेक करो, अभी हो जाएगा 2 3। फिर से देखो, बिफोर स्वैप था कितना 3 2, मैं बताया था, क्योंकि प्रीवियसली आपका इंटरचेंज हो गया है वेरिएबल के अंदर ए एंड बी का। उसके बाद क्या हुआ 2 3 हो गया। 2 3 किस तरह का आया, पहले तो था 2 3, ए का 2 बी का 3, उसी तरीके से लास्ट में वही सेम स्वैप दिखाया। तो
तो ये एक लॉजिक है। इसमें क्या हुआ पहले देखो, मैंने यहाँ पे बता देता हूँ लॉजिक में क्या हुआ। पहले ऐड कर दिया, ए का वैल्यू ए एंड बी में कितना है 3 + 2, ए का कितना है, मैं यहाँ पे A3 नोट करता हूँ, यहाँ पे B2 नोट करता हूँ, इतना था। उसके बाद क्या हुआ, तो ए में कितना आ गया, ए में आ गया आपका 5, ए में आ गया कितना 5। तो उसके बाद तो ए का जो 5 है वो क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे माइनस हुआ, मतलब ए का जो वैल्यू है कितना है A5 माइनस कितना हुआ B2, A5 B2, तो आया कितना 3 आया। ठीक है, कितना आया A5 के अंदर 3 आया, सॉरी ये जनरली बी होगा, मैं गलत लिख रहा हूँ। बी कितना था B2, मैं B2 क्यों लिख रहा हूँ, बी का मतलब वेरिएबल, 2 का मतलब कांस्टेंट डाटा उसके अंदर जो है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ B2 करके। तो A5 B2 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा B3, A5 B2 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा B3, पहले तो था A5 B2 एंड बाद में B2 जब अब सब्ट्रैक्ट हो गया तो A5 B2 के बाद जो डाटा रियल डाटा आया दैट्स B3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि B इज ए वेरिएबल, 3 इज ए डाटा और रिजल्ट। उसके बाद नीचे फिर से आते हैं, तो यहाँ पे आपका रहेगा क्या A, तो A का था 5 पहले एंड A का अभी भी है 5, B का हो गया है 3, अभी B 3 हो गया है, तो अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद A में कितना आया 2। ओके, मैं पहले बताया उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके अपडेट किया दैट्स 2, तो अभी हो गया A का B का कितना 3, A का कितना 2, तो जो था पहले आ गया, तो A2 B3। तो इस तरीके से कर सकते हो। और एक लॉजिक है, उस लॉजिक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं जिस तरह का प्लस माइनस किया उस तरह का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के थ्रू भी कर सकते हो। सेम कंसेप्ट, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसे करना है, A = B करोगे, उसके बाद B = A/B करोगे, उसके बाद A = A/B करोगे। ठीक है, आप डाटा डाल के देख सकते हो आपका सही आ रहा है कि नहीं। पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 2 बार डिवाइड करना। तो इस तरीके से A एंड B का वैल्यू और जो भी डाटा है इंटरचेंज हो जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, हम जाएंगे रिलेशनल। तो बता दिया रिलेशनल ऑपरेटर एक्चुअली है क्या। ठीक है, एंड ये इंस्टेंस ऑफ क्या है ये जनरली आगे मैं बताऊंगा। इंस्टेंस ऑफ जनरली क्या करता है ना, एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम जनरली कंपैरिजन करते हैं एंड पेरेंट क्लास कंसेप्ट के भी थ्रू भी करते हैं। जैसे क्लास ए है, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। तो इस केस में अगर मैं ए क्लास का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हर एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस होता है। तो मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ कि कौन सा क्लास का इंस्टेंस किसका है। ठीक है, जैसे ए क्लास का इंस्टेंस सपोज स्मॉल है, बी क्लास का इंस्टेंस सपोज स्मॉल बी है, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ बी एंड ए बोथ आर इंस्टेंस ऑफ क्लास ए या क्लास बी, जैसे पेरेंट चाइल्ड होता है। तो ये थोड़ा सा आपको इनहेरिटेंस कंसेप्ट के अंदर आएगा। ये जो कंसेप्ट है ना इनहेरिटेंस, आप लोग याद रखो, मुझे बता देना बाद में सर आपने इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बोला था इनहेरिटेंस कंसेप्ट के अंदर। तो मुझे जब मैं बताऊंगा आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, उसी समय ये चीज बताऊंगा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर वहां पे यूज कैसे होता है। तो यह आपको याद रखना है, मुझे रिकॉल करना है। ठीक है, बता देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं calculate on inheritance concept। ठीक है, आप लोग का ड्यूटी है मुझे बाद में रिकॉल करवाना। ठीक है, मतलब याद दिला देना कि सर आपका इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बताए थे कि कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे इनहेरिटेंस के केस के अंदर। ठीक है, ओके। तो अभी तक मैंने कितना खत्म कर दिया, 4 खत्म कर दिया। कुछ डाउट है इस चारों के अंदर? ओके, तो या आज कंटिन्यू करूं या इतने में रखूं?
ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, रखता हूँ, मैं कल कंटिन्यू करता हूँ।